बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल एडाप्टेशन, जो कि हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप लोग वहाँ से वो पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सेल एडाप्टेशन। सेल एडाप्टेशन का मतलब ये है कि जब सेल पे कोई स्ट्रेस आ जाए, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, स्ट्रेसफुल इवेंट हो, तो उस कंडीशन में सेल कैसे एडाप्ट करता है, अपने सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एडाप्टेशन को हम कहते हैं सेल एडाप्टेशन। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या क्या है। डिफिनीशन, व्हाट इज सेल adaptation? In response to environment stress, a change in cell shape, size, pattern of growth and metabolic activity in order to escape and protect themselves from injury is called cellular adaptation. Students, यहाँ पे बताया गया है कि जो environment होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए, चेंज आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से हमारा जो सेल का रिस्पॉन्स होता है, उसके साइज़ में, उसके शेप में, उसके पैटर्न में ऑफ ग्रोथ में, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, हर चीज़ में चेंजेस आती है। और वो चेंजेस क्यों आती है, ताकि वो इंजरी से अपने आप को बचा सके। तो इस कंडीशन में फिर दो काम हो सकते हैं, या तो वो सेल जो है ना वो मतलब ख़त्म हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, उसकी इंजरी हो जाती है, और दूसरी ये कि या तो वो सेल मेंटेन रहता है। जब वो मेंटेन रहता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सेलुलर एडाप्टेशन। तो सेलुलर एडाप्टेशन में ये बताया गया है कि वो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जिसमें सेल अपने शेप, अपना साइज़, अपना सेलुलर एक्टिविटी, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपना पैटर्न ऑफ ग्रोथ सब कुछ चेंज करे। किस लिए? ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम इंजरी। तो इसको हम कहते हैं सेलुलर एडाप्टेशन। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल में नए हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दूसरा डिफिनेशन क्या है, द ग्रुप ऑफ चेंज विद इन सेल इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज कॉल्ड सेलुलर एडाप्टेशन। दूसरा डिफिनेशन ये है कि अ ग्रुप ऑफ चेंजेस, मतलब ग्रुप ऑफ चेंजेस का क्या मतलब है, सेल के शेप में चेंज आता है, साइज़ में चेंज आता है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ में चेंज आता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंज आता है। तो उस सारे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ चेंज कहते हैं विद इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। वो किस लिए करता है, अपना मतलब अपने आप में क्यों चेंजेस लाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बचाता है किस चीज़ से, एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, इंजर होने से, कि मेरी इंजरी न हो जाए। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए वो ग्रुप ऑफ चेंजेस लाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। और तीसरा डिफिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि सेलुलर एडाप्टेशन रेफर्स टू रिस्पॉन्स एडजस्टमेंट that a cell make a response to alteration in the environment in which it must live. सेलुलर एडाप्टेशन उस चीज़ को हम कहते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें जो सेल होते हैं वो अपने आप में इतने चेंजेस लाए, बजाय या एनवायरनमेंट से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो अपने आप में इतने चेंजेस लाए, इतने अल्टरेशन लाए कि वो इस एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। सेलुलर एडाप्टेशन परमिट सर्वाइवल एंड मेंटेन ऑफ सेल फंक्शन। सेलुलर एडाप्टेशन का क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है, तो इसका मकसद ये है कि जो सेल है उसको फॉर्मेट करे कि वो यहाँ पे सर्वाइव करे, इस एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके, और दूसरा ये कि वो अपने आप को मेंटेन रखे, उसकी जो सेल फंक्शन है उसको मेंटेन रखे। मे अल्टर डिफरेंशिएशन ऑफ जीन्स एनेबलिंग अ सेल टू चेंज साइज एंड फॉर्म। और इसमें बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं, डिफरेंशिएशंस आ जाते हैं ऑफ जीन्स के डिफरेंशिएशन भी आ जाते हैं, जैसे कि साइज़ में चेंजेस आते हैं, फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं। फिर उसके उस एडाप्टेशन के दो फॉर्म्स हैं।
एक नॉर्मल एडाप्टिव है और दूसरा एबनॉर्मल एडाप्टिव है। तो स्टूडेंट्स इसको हम आगे बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट बताया गया है कि इज अ नॉर्मल एडाप्टिव रिस्पॉन्स टू इनएप्रोप्रिएट स्टिमुलाई, और जो दूसरा एबनॉर्मल है सेलुलर चेंज में आल्सो अकर्स। ठीक है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों एक्टिविटी हो जाती है, दोनों एडाप्टेशन होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल एडाप्टेशन कैसे होता है और एबनॉर्मल क्या होता है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब बताया गया है कि सेलुलर रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस एंड नॉजियस स्टिमुलाई। सेल का रिस्पॉन्स अब क्या होगा स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को सेल का रिस्पांस क्या होगा नॉजियस स्टिमुलाई को, यानी जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं नॉजियस स्टिमुलाई कहते हैं। इसके मतलब इसके लिए जो रिस्पांस होगा सेल का, तो उसको हम अब पढ़ेंगे। नॉजियस स्टिमुलाई जो है ना, ये डैमेजिंग इवेंट होता है। ये दो किस्म के डैमेजिंग इवेंट आते हैं यहाँ पे। सेल जो है ना वो दो किस्म के रिस्पांस देते हैं, या तो एक्चुअल डैमेज करता है, एक्चुअल जो मतलब एक्चुअल डैमेजिंग या करता है या पोटेंशियल करता है। तो एक्चुअल का मतलब ये है कि साले जो सेल है उसको डायरेक्ट डैमेज करता है, और पोटेंशियल का मतलब ये है कि जो सेल है उसको इनडायरेक्टली या मतलब रिस्क में डाल सकता है, उसको उस सेल को वो रिस्क में डाल सकता है, और बाद में वो क्या या तो ठीक हो जाएगा और या डैमेज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि द नॉर्मल सेल इज कन्फाइंड टू अ fairly narrow range of function and structure by its genetic program of metabolism, differentiation and specialization by constraint of neighboring cell and by the availability of metabolic substrate। इसका मतलब ये है कि जब नॉर्मल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं तो नॉर्मल सेल महदूद हो जाता है। कन्फाइंड मतलब महदूद हो जाता है, उसका काम जो है, उसका फंक्शन जो है वो नैरो रेंज में आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, वो अपने मेटाबॉलिज्म को भी चेंज करता है, डिफरेंशिएशन लाती है, स्पेशलाइजेशन में भी डिफरेंशिएशन लाती है, बाय कंस्ट्रेंट ऑफ neighboring cell and by the availability of metabolic substrate। और metabolic substrate के availability में वो क्या करता है, वो अपने मेटाबॉलिज्म में चेंजेस लाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं एंड स्पेशलाइजेशन में भी चेंजेस लाते हैं। It is nevertheless able to handle normal physiologic demand maintaining a steady state called homeostasis। तो जैसे कि हमने ऊपर बताया, इस पैराग्राफ में बताया कि जब वो सेल पे स्ट्रेस आता है ना, तो वो अपना फंक्शन, अपना स्ट्रक्चर, अपना जेनेटिक प्रोग्राम, मेटाबॉलिज्म सब कुछ चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि उस पे स्ट्रेस आया हुआ है, उस पे जो डैमेज होने वाली एजेंट है वो उसने अटैक किया है, वो आया हुआ है। तो इस दौरान, इस टाइम जो है ना, ये सेल हैंडल नहीं कर पाएगा अपने फिजियोलॉजिकल डिमांड को, अपने स्टेडी स्टेट को, जो उसका स्टेडी स्टेट था वो अब मेंटेन नहीं कर सकेगा, और इसको हम क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल सेल की ग्रोथ को। तो वो क्या है, 3 स्टेप्स में है, 3 टाइप्स है इसके। एक है लिबाइल सेल, एक है स्टेबल सेल, एक है परमानेंट सेल। लिबाइल सेल वो सेल है जो कि रिस्टोर हो सकता है। प्रोलिफरेट मतलब इसके इंक्रीज हो सकता है इसके नंबर में या इसका प्रोडक्शन होना, तो इसको हम क्या कहते हैं प्रोलिफरेट कंटिन्यूसली, यानी ये कंटिन्यूसली रिस्टोर हो सकता है, प्रोडक्शन इसका हो सकता है। शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसका जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट होता है, एंड हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी, और इसमें रीजनरेटिव यानी दोबारा से बनने की जो कैपेसिटी है वो इसमें बहुत हाई होती है। बोन मैरो स्टेम सेल, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, बोन मैरो स्टेम सेल्स हो गए, एपिडर्मल सेल्स हो गए ऑफ द स्किन, एंड गट्स एपिथेलियम सेल हो गए जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। दूसरा है स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं, दीज डिवाइड इनफ्रीक्वेंटली बट कैन रीजनरेट व्हेन सेल आर लॉस्ट। ये वो सेल है जो कि डिवाइड होते हैं इनफ्रीक्वेंटली, और जो इसका रीजनरेशन का मेथड ऐसा है कि जब वो सेल लॉस हो जाए तो दोबारा से वो बन सकते हैं। जिसका जो
लीवर सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस में भी इसका एग्जांपल आ सकती है। इसमें प्रोलिफरेशन नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, बल्कि जो मतलब जब ये सेल लॉस हो जाए तो उसके बजाय फिर रीजनरेशन हो सकती है। फिर है परमानेंट सेल। परमानेंट सेल दे डिवाइड ओनली इन फीटल लाइफ एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड व्हेन लॉस्ट। ये वो सेल है जो कि डिवाइड हुए हैं ओनली इन फीटल, जो कि डिवाइड हो सकते हैं ओनली इन फीटल लाइफ और कैन नॉट बी रिप्लेस्ड व्हेन लॉस्ट। और जब ये लॉस्ट हो जाए तो ये कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकते। जैसे कि कार्डियक सेल है, तो कार्डियक सेल जब एक बार लॉस्ट हो जाए तो दोबारा से ये रिप्लेस नहीं हो सकते, या न्यूरॉन सेल जब एक बार लास्ट हो जाए तो ये दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकते। और फीटल में ये कंटिन्यूसली क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ फीटल लाइफ में। रिपेयर ओनली व्हेन डेड सेल आर रिमूव्ड एंड मैट्रिक्स। ये रिपेयर हो सकते हैं लेकिन रीजनरेट नहीं हो सकते। रिपेयर का मतलब ये है कि जब एक बार सेल जो है ना वो डेथ हो गया तो उस सेल को रिमूव कर दो और उसके बजाय क्या हो जाएगा, उसका जो गैप है वो खुद बहुत ही टाइम के साथ साथ वो फिल हो जाएगा। इसका एग्जांपल है न्यूरॉन एंड कार्डियक सेल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में जब ह्यूमियोस्टेसिस हो जाती है, मतलब ह्यूमियोस्टेसिस का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आए हैं और उसने अपने आप को क्या किया है, मेंटेन रखा है। तो इसके फिर बजाय इस सेल के मतलब इस सेल में जब इस पे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आ जाता है तो दो काम हो सकते हैं यहाँ पे। या तो ये सेल जो है ना अपना डिमांड इंक्रीज करता है स्ट्रेस के बजाय, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं, सेलुलर एडॉप्टेशन। या वो जो सेल है उसको क्या करता है, डैमेज करता है, इंजरस करता है, इंजरस स्टिमुलस करता है, तो उसको पर हम कहते हैं इंजरी या सेल डेथ कहते हैं। ये स्टेजेस है किस चीज़ के, दो स्टेजेस है होम्योस्टेसिस की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेलुलर एडॉप्टेशन। स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस क्या होते हैं? स्ट्रेसेस ऑफ डिफरेंट टाइप में इंक्लूड चेंजेस इन सेल एंड टिश्यू अदर देन एडॉप्टेशन, सेल इंजरी एंड डेथ। ये बता रहे हैं कि स्ट्रेसेस की वजह से जो चेंजेस आए हैं, जैसे कि हमने बताया कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, एडॉप्टेशन, सेल इंजरी एंड डेथ। तो इसके बजाय और भी चेंजेस आ सकते हैं सेल में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन या पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन या सेल एजिंग। तो आइए स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं कि जो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन है वो किस चीज़ को कहते हैं। इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन का मतलब है एबनॉर्मल एक्युमुलेशन इन सेल। जब एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो जाए सेल में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। और पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं, सेल जब कैल्शियम की एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाए और इसमें क्या स्मॉल अमाउंट में आयरन, मैग्नीशियम या अदर्स जो मतलब मिनरल्स वगैरह है वो भी शामिल हो जाए, ये सब मिलकर एक एरिया को फिर डिपॉजिट करें या एक एरिया में डिपॉजिट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन की 2 टाइप है। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो कंसेप्ट है वो आज हम क्लियर करेंगे कि इसके जो 2 टाइप है, एक है डिस्ट्रॉफिक और एक है मेटास्टेटिक। डिस्ट्रॉफिक किस चीज़ को कहते हैं और मेटास्टेटिक किस चीज़ को कहते हैं। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन वो कैल्सिफिकेशन होता है जब कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए डेथ सेल में या डाइंग सेल में। तो ये क्यों हो जाता है? जब डेथ सेल या डाइंग टिश्यू जो है ना वो अपना नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम उसका यूज़ पर नहीं होता, और जब इसका यूज़ नहीं होता तो क्या हो जाता है,
वहाँ पे डिनोल्वेशन हो जाती है, जो कि नर्व सेल उनको मैसेज नहीं ले चलती। और जो दूसरा है मेटास्टेटिक वो कैल्सिफिकेशन है जो कि नॉर्मल टिश्यूज में हो जाती है। नॉर्मल टिश्यू में जो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है वो डेथ या डाइंग टिश्यूज में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, और जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है तो वो नॉर्मल टिश्यू में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। और जो मेटास्टेटिक है, इसका एग्जांपल हम हाइपरकैल्सीमिया का भी ले सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सेल that are exposed to sublethal or chronic stimuli may not be damaged but may show a variety of subcellular alteration। कि जब सेल जो है ना उस पर स्ट्रेस आ जाता है टू सबलेथल और क्रोनिक स्टिमुलाई। सबलेथल का मतलब ये है कि जब वो डाइंग पे होता है या डेथ, मतलब उसकी डेथ कॉजिंग स्टिमुलाई। डेथ कॉजिंग स्टिमुलाई को हम सबलेथल स्टिमुलाई या क्रोनिक स्टिमुलाई भी कह सकते हैं। तो डेथ स्टिमुलाई अकर नहीं हो सकती, बल्कि वो जो है ना वो मेनी टाइप ऑफ वैरायटी शो करती है। वो जो सेल है उसमें मेनी टाइप ऑफ वैरायटी आ सकती है, जिसमें हम नीचे बताएंगे कि क्या है। Metabolic derangement in cell may be associated with intracellular accumulation of a number of substances include protein, lipid and carbohydrate। जिसे कि हमने बताया कि intracellular accumulation हो सकती है, और intracellular accumulation में क्या इंक्लूड है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। जब abnormal accumulation हो जाए तो उसको हम intracellular accumulation कहते हैं। दूसरा ये बताया है कि कैल्शियम इज ओपन डिपॉजिट एट साइट ऑफ डेड सेल रिजल्टिंग इन पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। और दूसरा है कि पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन भी होती है, जैसे कि हमने बहुत डिटेल से बताया कि व्हाट इज पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। फिर उसकी दो टाइप है वो भी हमने बताया। फाइनली सेल एजिंग, और सेल एजिंग भी अकर हो सकती है इज आल्सो अकम्पेनिड बाय कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिक एंड फंक्शनल चेंजेस। जो कि मॉर्फोलॉजिक और फंक्शनल चेंजेस की उसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या आते हैं, मॉर्फोलॉजिक चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस। अब है ग्रोथ फैक्टर। व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर? ग्रोथ फैक्टर एंड देयर रिसेप्टर कंट्रोल सेल ग्रोथ। ग्रोथ फैक्टर और इसका जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, उस रिसेप्टर का क्या काम होता है, कंट्रोल ग्रोथ सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मतलब एब्नॉर्मल ग्रोथ से बचाता है। In disease, cell adaptation are controlled by an action of growth factor linking to nuclear transcription factor via secondary messenger। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि जब डिजीज़ आ जाती है, जब स्ट्रेस आ जाता है सेल पे, तो सेल अपना एडाप्टेशन स्टार्ट करता है, और ये एडाप्टेशन अपने कंट्रोल के लिए करता है। तो उस कंट्रोल के लिए जो एक्शन लेता है सेल, तो वो किस चीज़ के ज़रिए लेता है, ग्रोथ फैक्टर के ज़रिए, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ज़रिए और सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के ज़रिए। जो ग्रोथ फैक्टर है वो लिंक हुआ है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्चुअली प्रोटीन है। ये क्या करता है, जीन की एक्सप्रेशन करता है, ठीक है, जीन की एक्सप्रेशन करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, या तो प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है या उसको इनहिबिट करते हैं। और जो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम है, तो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम का काम ये होता है कि जो इसके इंट्रासेलुलर सिंगलिंग है, तो वो एक्सटर्नल सिंगलिंग को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। वो एक्सटर्नल सिंगलिंग को रिस्पॉन्स देता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब डिजीज़ आ जाती है सेल पे, तो सेल क्या करता है, अपना एडाप्टेशन स्टार्ट करता है। जब वो एडाप्टेशन स्टार्ट करता है अपने कंट्रोल के लिए, तो वो अपने कंट्रोल के लिए, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक एक्शन लेता है, और वो एक्शन ग्रोथ फैक्टर के ज़रिए लेता है। ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ कनेक्ट हुआ है थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। वेरियस टाइप ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन के अब वो वेरियस टाइप है। सेल में अंडरगो वेरियस
एडाप्टेशन इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। सेल का जो एडाप्टेशन होता है तो वो सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में नहीं होता बल्कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि एजिंग, इसका एग्जांपल हम एजिंग ले सकते हैं, क्योंकि एजिंग जो है ना वो तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, तो नॉर्मल फंक्शन में भी सेल एडाप्टेशन अकर हो सकती है। और पैथोलॉजिकल यानी डिजीज़ वाली कंडीशन में भी या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी क्या अकर हो सकती है, ये जो नॉर्मल एडाप्टेशन है या सेल एडाप्टेशन है वो हो जाती है। कंट्रोल बाय कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, ये कंट्रोल हुआ है किस चीज़ से, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से। कॉमन टाइप्स ऑफ सेलुलर एडाप्टेशन, फिर सेलुलर एडाप्टेशन के कॉमन कुछ टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट वन क्या है, एट्रोपी है। तो एट्रोपी का क्या मतलब है, एट्रोपी का मतलब है जब वो साइज में और नंबर में डिक्रीज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, साइज और नंबर में जब डिक्रीज आ जाए तो उसको हम कहते हैं एट्रोपी। दूसरा है हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी का मतलब ये है कि जब सिर्फ साइज में इंक्रीज आ जाए, सेल के साइज में जब इंक्रीज आ जाए तो उसको हाइपरट्रोपी कहते हैं। और हाइपरप्लेजिया किस चीज़ को कहते हैं, जब सेल के नंबरिंग में इंक्रीज आ जाए। हाइपरट्रोपी सिर्फ साइज में इंक्रीज आती है, हाइपरप्लेजिया नंबरिंग में इंक्रीज आ जाती है। सेल के जब नंबरिंग में इंक्रीज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रोपी कहते हैं। फिर है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब ये है कि सेल जब वन टाइप से अनदर टाइप में एक्सचेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया कहते हैं। मेटाप्लेजिया का एग्जांपल हम यहाँ से हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं ना, तो उसके लंग्स में कोलमनार एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, कोलमनार एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो वो टिश्यू जो है ना, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो वो फिर चेंज हो जाते हैं किस चीज़ में, स्क्वेजमस एपिथेलियल सेल्स में। और उसका जो लंग है वो फिर किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, उसकी सेल स्क्वेजमस एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके लिए बहुत डेंजरस मतलब, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मोकिंग जो है ना वो डेंजर है, लाइफ के लिए, सेहत के लिए बहुत डेंजर है। फिर है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया को समझने के लिए आप लोगों ने पहले न्यूप्लेजिया का समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि न्यूप्लेजिया का मतलब ये है कि जब न्यूप्लेजिया जो है ना ये कैंसरियस स्टेज है, यानी कैंसर का स्टेज है एक, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाते हैं। और ये जो है ना ये इसका शक्ल या इसका शेप हम मालूम नहीं कर सकता, ये डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट साइज़ का होता है, ये हम मालूम नहीं कर सकते। जो डिस्प्लेजिया है वो कैंसर का स्टेज नहीं है, ये जो है ना ये भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल है, लेकिन ये कैंसर का स्टेज नहीं है। दूसरा ये कि इसका शेप और इसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है, हम मालूम कर सकते हैं इजीली। और जब वो इसके शेप में या जब इसकी सेल्स में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो फिर ये कैंसर की स्टेज तक चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूप्लेजिया कहते हैं। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया कि व्हाट इज़ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, जब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए सेल में। और फिर पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, जब कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए सेल में। और फिर बताया कि डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन क्या है, जो कि हमने बताया कि वो कैल्सिफिकेशन जो कि डेथ, वो कैल्शियम डिपोजिशन जो कि डेथ सेल या डाइंग सेल में होती है। और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन वो कैल्सिफिकेशन जो कि नॉर्मल टिश्यू में जब कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक टाइप को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।